Good morning, students. Christmas to everyone. देखो, अपनी पर्सनल सेट्स यहाँ नहीं शेयर करेंगे। आप अपनी कॉन्वर्सेशन इस प्लेटफॉर्म पे नहीं करेंगे, ठीक है? जब तक कोई टीचर नहीं आ जाता तब तक आप वेट करें। ग्रुप इस प्लेटफॉर्म पे आप अपनी पर्सनल किसी भी तरह की कोई भी कॉन्वर्सेशन नहीं करेंगे, ठीक है? चलो, लास्ट टॉपिक कहां तक पढ़ा दिया था बताओ एक बार। बोर्ड दिखाई दे रहा है सर? भाई सबको बोर्ड दिखाई दे रहा है क्या? लास्ट टॉपिक कहां तक पढ़ा दिया था, चलो ये बताओ। इसोफेगस करवा दिया था। चलो, आज स्टमक वाले पार्ट पे करना है अपने को ना, स्टमक वाला टॉपिक करना है। उससे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। अपने साथ कौन कौन जुड़ा हुआ है? सुमित है, नियति है, विशाल इज विद अस और नॉट? ओके, विशाल इज विद अस। टेल मी द डेंटल फॉर्मूला ऑफ रैबिट। टेल मी द डेंटल फॉर्मूला ऑफ रैबिट।
ठीक है। नेक्स्ट, विशाल के बाद में नियति और सुमित। ठीक है, व्हाट अबाउट यू सुमित? ऑब्वियसली सेम ही होगा। ठीक है, चलो सुमित बताएगा ह्यूमन का डेंटिनेशन फॉर्मूला। चल लो इनका बता दे। टू वन टू थ्री। ये डेंटल फॉर्मूला थोड़ी ना हुआ, फॉर्मूला पूरा होगा, पार्शियली लिखा है। चलो देखो कोई बात नहीं, आज अपन चालू करेंगे। आज का टॉपिक है हमारा क्या? इस स्टमक। हमने माउथ पढ़ लिया, माउथ कैविटी पढ़ ली, फेरिंक्स पढ़ लिया, इसोफेगस पढ़ लिया। ना कम टू द नेक्स्ट ऑर्गन विच इज कॉल्ड स्टमक। इसे क्या कहते हैं? अपना नाम क्या देंगे अपन? स्टमक। ठीक है, इसोफेगस के बाद में जो नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे वो है अपना स्टमक। दो तीन चार, फोर्थ ऑर्गन होगा ना ये, पांचवा, फिफ्थ ऑर्गन है। ठीक है ना, स्टमक। इट्स अ बैग लाइक स्ट्रक्चर जो इंग्लिश के अल्फाबेट जे की तरह होता है। इंग्लिश के अल्फाबेट जे की तरह होता है, कुछ ऐसा। कुछ ऐसा दिखाई देता है। इंग्लिश का अल्फाबेट जे क्यों बोला है? देखो ये इस तरीके से। ठीक है, आप उल्टा सी भी बोल सकते हो, लेकिन अकॉर्डिंग टू बुक ये कहता है कि इंग्लिश के अल्फाबेट जे की तरह अपीयर होता है। कहां पाया जाता है ये? इट्स अ मस्कुलर ऑर्गन, पूरा मसल से मिलकर बना हुआ है। और इट इज आर एब्डोमेन कैविटी, दिस इज आर थॉरिक कैविटी। और ये हमारी कौन सी है? एब्डोमेन कैविटी है, उसके अंदर ये सिचुएटेड रहता है। ठीक है, एब्डोमेन कैविटी में ये पाया जाता है। इट्स अ बैग लाइक स्ट्रक्चर, मस्कुलर ऑर्गन विच हैज 3 to 4 लीटर कैपेसिटी, जिसकी 3 से 4 लीटर के अकॉर्डिंग कैपेसिटी होती है। छोटे बच्चों की कम होती है, एडल्ट
ऑडियो वीडियो आ रहे हैं सबके पास में? ठीक है, चलो। तो देखो, अच्छे से समझना। देखो बेटा, इस चीज को इस चीज में कंफ्यूज मत हो ना। देखो, ये वाला रीजन है ना इसका, ये रीजन कार्डिक हिस्सा कहलाता है इसका, ये वाला रीजन। तो ये एरो यहां से है, ये वाला जो रीजन है इसका ऊपर उठा हुआ जो भाग है ये वाला, ठीक है, इसे अपन फंडस कहते हैं। क्या कहते हैं? फंडस। कार्डिक और फंडस, FUNDUS, ठीक है। और जो ये लास्ट वाला रीजन है, ये जो डीप है, दिस इज आर पाइलोरिक पार्ट। तो स्टमक के तीन पार्ट बताए हैं अपन ने। द फर्स्ट पार्ट इज फंडस, सेकंड वन इज कार्डिक, एंड द थर्ड वन इज पाइलोरिक पार्ट। और ये इसकी जो पूरी है, ये इसे बॉडी कहते हैं। वैसे इसे पूरे को क्या कहेंगे? इसकी बॉडी, ठीक है। तो स्टमक के तीन हिस्से हमारे, स्टमक के तीन हिस्से हैं। कौन कौन से हैं? फंडस पार्ट, कार्डिक पार्ट और पाइलोरिक पार्ट। बेटा 10th में क्या था, ये स्ट्रक्चर जो थी ना वो कुछ इस तरीके से बना रखी थी, ऐसे, ठीक है ना, स्टमक की। तो उन्होंने इसको यहां दिखाया है, फंडस को। एक्चुअल में ये फंडस है ना, ये वाला हिस्सा है इसका। स्टमक को अप डाउन और ऐसे डिवाइड नहीं किया गया है, स्टमक को कुछ इस तरीके से डिवाइड किया गया है। ये वाला रीजन, फिर इसके बाद का रीजन और ये वाला रीजन, ऐसे तीन रीजन है स्टमक के, 1, 2 और ये 3। तो ये कार्डिक रीजन कहलाता है, ये फंडस रीजन कहलाता है, और ये हमारा पाइलोरिक रीजन कहलाता है, ठीक है ना। तो इसके अकॉर्डिंग ये वाला है। 10th के लिए वो ठीक था, लेकिन 12th में ये वाला डिवीजन चलेगा अपना, ठीक है ना। बताओ, यहां तक कोई दिक्कत है? पार्ट फर्स्ट नहीं है बेटा। देखो, ये वाली जो जगह है ना, ये वाली, दिस इज कॉल्ड कार्डिक पार्ट, वेयर द इसोफेगस ब्रिंग्स द फूड। देखो, ये वाला हिस्सा है ना, ये वाला, दिस इज कॉल्ड कार्डिक पार्ट। ये अपर से लेकर के इधर इधर वाला रीजन, ये वाला रीजन, दिस रीजन इज नोन एज फंडस, एंड द लास्ट वन इज कॉल्ड पायरोलिक पार्ट। दिस इज द पायरोलिक रीजन। ठीक है, चलो गुड। अब देखो, एक यहां पे है ना, एक वाल्व पाया जाता है। यहां पे क्या पाया जाता है? वाल्व पाया जाता है। वाल्व में गेट, और इस गेट को अपन, गेट का काम होता है एंट्री को अश्योर करना कि किसको आने देना है, किसको नहीं आने देना। जैसे अपने घर का गेट लगा हुआ है ना, ठीक है, तो घर का गेट क्या अश्योर करता है कि कौन अंदर आए और कौन बाहर जाए, ठीक है, या कौन अंदर आ सकता है और कौन नहीं आ सकता है। ठीक है भाई, अपन अंदर आ जाते हैं, फिर गेट लॉक कर देते हैं, ठीक, उसके ताकि और कोई राह चलता आदमी ना आ जाए, डॉग वगैरह ना आ जाए, ठीक है। ऐसा ही ये भी गेट है। इट इज कॉल्ड स्पिंचर। इस गेट को अपन गेट ना बोल करके क्या बोलेंगे? स्पिंचर बोलेंगे। याद रखना ये वर्ड, इस गेट को अपन गेट ना बोल करके स्पिंचर बोलेंगे। तो इस स्पिंचर का नाम, क्योंकि ये कार्डिक रीजन में है, क्योंकि ये कार्डिक रीजन में लगा हुआ है, तो इसे कार्डिक स्पिंचर बोलते हैं। कार्डिक स्पिंचर, या इसे अपन ईसोफेरेंजियल स्पिंचर भी कह सकते हैं। ईसोफेरेंजियल स्पिंचर भी कहते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये ईसोफेगस से जुड़ा हुआ है, इसलिए ईसोफेगस स्पिंचर भी कहलाता है। और कार्डिक रीजन में पाया जाता है, इसीलिए क्या कहते हैं? कार्डिक स्पिंचर भी कहते हैं। ये अश्योर करता है कि ऊपर से जो खाना आ रहा है, बोलस बोलते हैं उसे, खाने को, जो माउथ से जो खाना निकल करके अब अपने पास पहुंच रहा है, इट इज कॉल्ड बोलस। यहां से जो फूड आएगा ना, जिसमें स्लाइवा मिक्स हो चुका है, इसे बोलस कहते हैं। तो ये अश्योर करता है कि बोलस हमेशा कहां पहुंचे? स्टमक में ही पहुंचे। बोलस कहां पहुंचे? स्टमक में ही पहुंचे हमेशा। तो कार्डिक स्पिंचर का काम क्या हुआ? अश्योर करता है कि जो बोलस आ रहा है, जो खाना ऊपर से नीचे आ रहा है, वो हमेशा कहां रहे? स्टमक में ही पहुंचे, उल्टा ना जाए, वापस रिवर्स ना जाए। तो ये इस तरह की एक सिंगल वे एंट्री होती है। ऊपर से नीचे की तरफ ही हमेशा खाना आता है, नीचे से ऊपर नहीं जाएगा नॉर्मल कंडीशंस में। तो हाँ, कभी वॉमिटिंग वगैरह होती है तो ये गेट रिवर्स भी खुल जाता है। फिर इसके बाद में एक
स्पिंचर यहां पाया जाता है, एक स्पिंचर यहां पाया जाता है क्योंकि ये पायरोलिक पार्ट के पास में है। दैट इज वाई इट इज नोन एज पायरोलिक स्पिंचर। दैट इज वाई इट इज नोन एज पायरोलिक स्पिंचर। It acts as a gate or valve which assure that food does not go directly to the duodenum। यहां से फूड को लिमिट में भेजता है। कितना कितना भेजता है? 1 टीस्पून के बराबर ये फूड को लगातार भेजता रहता है। जैसे खाना डाइजेस्ट होगा तो 1 टीस्पून डाल देगा ये स्पिंचर, फिर थोड़ा सा डाइजेस्ट होगा तो थोड़ा सा 1 टीस्पून और डाल देगा। कौन सा वाला पार्ट? पायरोलिक स्पिंचर वाला। अभी ये जो कैनाल सी दिख रही है, लंबी लंबी सी डक्ट जैसी दिखाई दे रही है, ये ऐसे मस्कुलर होती है, ठीक है, पूरा मस्कुलर ऑर्गन है, इसे बोलते हैं पायरोलिक कैनाल। पायलोरिक कैविटी भी बोल सकते हो, पायरोलिक कैनाल भी बोल सकते हैं। बताओ यहां तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ लो। देखो सबसे जो बड़ा पार्ट है ना वो फंडस ही होता है। ऑलमोस्ट 80% पार्ट है ना स्टमक का, वो फंडस ही कवर करता है। ऑलमोस्ट 80% पार्ट है वो फंडस ही कवर करता है। कार्डिक पार्ट और पायलोरिक पार्ट तो बहुत कम होते हैं। अब 80% का मतलब यही है कि लगभग इतना हिस्सा है ना ये फंडस ही है, ठीक है, इतना हिस्सा फंडस ही है। अब जो चीज पढ़ाने जा रहा हूं, यहां तक कोई डाउट है तो पहले पूछ लो, क्योंकि अब जो चीज पढ़ाने जा रहा हूं वो बुक में बहुत कम दे रखी होगी आपके, मैं डिटेल में पढ़ा रहा हूं इस चीज को, ठीक है ना। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। नो डाउट? चलो गुड, देन आगे चलते हैं। देखो अब है ना इसकी हिस्टोलॉजी समझते हैं। ये तो एनाटॉमी हो गई कि बाहर से इसको समझ लिया, अब हिस्टोलॉजी इंटरनल स्ट्रक्चर समझते हैं स्टमक की। तो अपन ने क्या किया, ये लेयर है ना इसको काट करके और मैग्नीफाई करके देख रहे हैं। इस लेयर को यहां से काटा है मैंने और इसको अपन मैग्नीफाई करके देख रहे हैं, है ना। याद रखना क्या चीज देख रहे हैं, स्टमक की वॉल का डायग्राम अपन मैग्नीफाई करके देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो आउटर मोस्ट लेयर है, सबसे आउटर मोस्ट लेयर, इट इज कॉल्ड सेरोसा। ये वर्ड याद रखना और लिखते भी रहना, ठीक है। मैं पूछूंगा दोबारा क्या लिखा है तुमने, ठीक है। इस वर्ड को कहते हैं सेरोसा, ठीक है। पेरिटोनियम से मिलकर बनी हुई आउटर मोस्ट लेयर है, ठीक है। प्रोटीनियस नेचर से मिलकर बनी हुई आउटर मोस्ट लेयर है, ठीक है। सेरोसा कहते हैं इसको, सबसे बाहरी वाली लेयर को क्या कहते हैं? सेरोसा कहते हैं। इसके अलग अलग लेयर पाई जाती है इसके बाद में, ठीक है। सबसे बाहर वाला कौन सा हो गया? सेरोसा। सबसे बाहरी वाला स्तर कौन सा हो गया अपना? स्टमक की कैनाल को अपन ने काट के देखा, अपन ने आउटर मोस्ट लेयर को काट के देख लिया है। इनर मोस्ट, आउटर साइड से पढ़ रहे हैं, इनर मोस्ट साइड की तरफ, बाहर से अंदर की तरफ पढ़ रहे हैं अपन। याद रखना इस साइड से, एक्सटर्नल साइड से, ये बाहर वाली तरफ है और ये अंदर वाली तरफ है। तो अपन ने इसको काट के देखा है, तो अपन सबसे बाहर से अंदर की तरफ चल रहे हैं। सबसे बाहर कौन सी लेयर पाई जाती है? सेरोसा लेयर पाई जाती है। पेरिटोनियम लेयर है, एक आउटर सेल्स बनाती है बस। सेकंड वाली लेयर जो आएगी अब अपनी, ठीक है। पहली लेयर का नाम समझ में आ गया, क्या नाम है? सेरोसा। क्या नाम है? सेरोसा। दूसरी है अपनी मस्कुलर लेयर। दूसरी अपनी कौन सी आएगी? मस्कुलर लेयर। ये अलग अलग छोटी छोटी लेयर से मिलकर बनी हुई है। ये अलग अलग छोटी छोटी लेयर से मिलके बनी हुई है। जैसे पहला आएगी लॉन्गिट्यूडिनल मसल लेयर। इसका जो फर्स्ट पार्ट है इट इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडिनल मस्कुलर लेयर। दूसरी आएगी इसमें सर्कुलर लेयर। कैसे आई है ये समझो। अब आपको ये देखना है कि कैसे पाई जाती हैं, तो ये समझना है, तो इसको यहां से देख के समझेगा, ठीक है। देखो इधर ध्यान देना अच्छे से।
देखो सबसे आउटर मोस्ट लेयर बनाई है अपन ने ये वाले, इट इज कॉल्ड सेरोसा। ठीक है, सेरोसा। सेकंड लेयर बना रहे हैं अपन मस्कुलर लेयर। तो सबसे पहली जो आएंगी वो लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स मस्कुलर लेयर आएगी, कुछ इस तरीके की लंबी लंबी लेयर पाई जाती है, कुछ इस तरीके की मसल्स पाई जाती है। द थर्ड वन इज कॉल्ड सर्कुलर सेल्स। तो कुछ इस तरीके की सर्कुलर लेयर पाई जाएगी एक, और इन दोनों को मिलाकर के अपन बोल देंगे मस्कुलर लेयर। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, इन दो लेयर में किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। भाई ये दो लेयर समझाई हैं, किसी को नहीं समझ में आई है तो पूछ लो। नियति समझ में और जो अगर समझ में आ गई है तो थंब भेज दो एक बार। विशाल को आ गई। व्हाट अबाउट सुमित एंड नियति? ये लेयर क्यों पाई जाती हैं, इनका यूज क्या है? हाँ, एक बार स्ट्रक्चर समझा देता हूं, फिर इनके हर के एक यूज भी समझाऊंगा साथ के साथ कि ये काम क्या करती जाती है। और वैसे जब तक मैं चौथी पढ़ाऊंगा तो मैं इनके यूजेस भी समझ में आएंगे, ठीक है ना। जब तक मैं इनकी चारों जो लेयर है वो मैं समझा दूंगा तो इसके यूज भी समझ में आएंगे, नहीं आती है ना। चलो देखो, इस जो ये मस्कुलर लेयर है इसमें एक लेयर और पाई जाती है विच इज कॉल्ड ऑब्लिक्यू लेयर ऑफ मसल्स। ऑब्लिक्यू का मतलब क्या है? एक ऐसी लेयर बनती है जिसमें सेल्स क्या होती है, कुछ इस तरीके से अरेंज होती है, आड़ी तिरछी ऐसे हो गई, तो थोड़ी कुछ ऐसे अरेंज हो जाती है, फिर वापस ऐसे अरेंज हो जाती है, तो फिर कुछ वापस ऐसे अरेंज हो गई है। ठीक है, तो और ये तीनों लेयर किस में आती है? मस्कुलर लेयर में आती है। ठीक है, नेक्स्ट अब जो आती है विच इज कॉल्ड सब म्यूकोसा लेयर। सब म्यूकोसा लेयर, इट इज कॉल्ड सब म्यूकोसा लेयर। देखो हर मसल्स का ना अपना स्पेसिफिक फंक्शन है, हर मसल का अपना स्पेसिफिक फंक्शन है। जैसे इस मसल्स में है ना दो तरह की मसल्स पाई जाती हैं। इन मसल्स में जो ये लेयर है इसमें दो तीन तरह की मसल्स पाई जाती हैं, कुछ जो हमारे कंट्रोल में है, कुछ जो अपने कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, जिसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। इस वाली लेयर में ब्लड वेसल्स और नर्व सेल्स भी होती है, ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं और नर्व सेल्स, जिससे मैसेज मिलते हैं स्टमक की फीलिंग के, भूख लगने के। ठीक है, तो दीज आर द स्पेसिफिक फंक्शंस ऑफ ईच लेयर। जैसे कि अपन सब म्यूकोसा लेयर की बात करें, इसमें नर्व सेल्स पाई जाती है। जैसे इसमें तो मैंने बता दिया तुम्हें मसल्स होती हैं जो कॉन्ट्रेक्शन में हेल्प करेंगी। इन मसल्स में क्या करेंगी, ये मस्कुलर लेयर है तो जो स्टमक का कॉन्ट्रेक्शन होता है लगातार, ठीक है, मसल्स क्या करती रहती है, उसकी कॉन्ट्रैक्ट करती रहती है, रिलैक्स करती रहती है, कॉन्ट्रैक्ट करती रहती है। वो काम किसका है? अपना मस्कुलर लेयर का। सब म्यूकोसा लेयर में क्योंकि ब्लड वेसल्स और नर्व सेल्स पाई जाती है तो ये मैसेजेस प्रोवाइड करती हैं अपने को। अलग अलग मैसेजेस हो सकते हैं, अलग अलग मैसेजेस हो सकते हैं, अलग अलग फंक्शन हो सकते हैं। ठीक है, अलग अलग मैसेजेस के अलग अलग फंक्शन भी हो सकते हैं। ठीक है, आया नहीं थी समझ में? दो के फंक्शन तो समझ में आ गए। And the last one is called mucosa layer.
म्यूकोसा लेयर। इसके बाद की जितनी भी आएंगी वो सारी कैसी होंगी? म्यूकोसा लेयर होगी। ठीक है, देखो जो सबम्यूकोसा लेयर है ना बेटा, इसमें दो तरह की इंपॉर्टेंट वेसल्स पाई जाती है। फर्स्ट वन आर ब्लड वेसल्स। ब्लड के बिना किसी भी ऑर्गन का लिविंग रहना इम्पॉसिबल सा काम है। तो ब्लड वेसल्स क्या करती है? न्यूट्रिशन और इंपॉर्टेंट हार्मोन सिक्रेशंस को क्या करती है? कैरी करके लेके आती है स्टमक की वॉल तक। तो उसमें कौन सी लेयर हेल्प करती है? सबम्यूकोसा लेयर, क्योंकि इसमें ब्लड वेसल्स पाई जाती है। ठीक है भाई, जैसे ऑक्सीजन भी लानी है, एस्पिरेटरी सब्सटेंसेस बन रहे हैं वो भी लेके जाने हैं, तो ये काम जो करेगा वो करेगा कौन? ब्लड वेसल्स। ठीक है ना, ब्लड वेसल्स काम करती हैं। और जो हमारी नर्व सेल्स हैं, इसमें जो नर्वस सिस्टम से जुड़ी हुई हैं, वो सेल्स भी इसी सबम्यूकोसा लेयर में ही पाई जाती हैं। ये नर्व सेल क्या करती है? मैसेजेस को लेके जाती हैं। ये नर्व सेल्स क्या करती है? मैसेजेस कैरी करती हैं। किसके लिए मैसेज कैरी करती हैं? स्टमक से लेके ब्रेन तक। भाई आपको भूख लगना है, या आपका पेट फिल हो रखा है, या आपके पेट में दर्द है, या एसिडिटी है, ये वाली जो इंफॉर्मेशन है ये आपकी नर्व सेल्स ही तो पहुंचाएंगी। ये मैसेजेस कौन पहुंचाएंगी? नर्व सेल्स पहुंचाएंगी। और ये नर्व सेल्स है ना, कहां पाई जाती है? सबम्यूकोसा लेयर में पाई जाती है। ठीक है, आया नहीं आती अब तो समझ में? ठीक है सुमित, बेटा तेरे को समझ में आया कि नहीं आया? चलो ठीक है, नेक्स्ट अब बात करते हैं अपन म्यूकोसा लेयर की। देखो म्यूकोसा लेयर मैंने यहां से यहां तक ड्रॉ करी है। म्यूकोसा लेयर से नाम समझ में आता है कि ये म्यूकस सीक्रेट करती होगी। म्यूकोसा लेयर का नाम से ही समझ में आ रहा है कि क्या सीक्रेट करती होगी? म्यूकस सीक्रेट करके देती होगी। लेकिन इसमें चार अलग अलग टाइप की, इसके अंदर चार अलग अलग टाइप की ग्लैंड्स पाई जाती हैं। ग्लैंड्स की सेल्स पाई जाती हैं इस लेयर में। चार अलग अलग टाइप की ग्लैंड्स पाई जाती हैं और उनकी अलग अलग सेल्स भी पाई जाती हैं। ठीक है ना, तो उन चार सेल्स के बारे में बात करेंगे अपन। थर्ड लेयर हो गई अपनी सबम्यूकोसा, and now we are studying fourth layer which is called mucosa layer. It is four different kind of gland. First one is called zymogenic gland. It is a cluster of cells. ये सेल्स का एक बड़ा गुच्छा होता है जिसमें जाइमोजेनिक सेल्स पाई जाती हैं, इसीलिए इनको ग्लैंड्स की जगह अपन सेल्स कहेंगे कि जो सेल्स हैं वो सीक्रेट करती हैं। फंक्शन ग्लैंड की तरह कर रही है, लेकिन हर जगह ग्लैंड नहीं होती है। तो ये बंचेस ऑफ सेल्स होती है विच आर कॉल्ड जाइमोजेनिक सेल्स, आल्सो नोन एज चीफ सेल्स। आल्सो नोन एज चीफ सेल्स, इन्हें चीफ सेल्स भी कहते हैं। चीफ सेल्स कहते हैं। देखो ऑर्गन स्पेसिफिक है तो काम भी क्या होगा? स्पेसिफिक होगा। चीफ सेल्स क्या करती हैं? पेप्सिनोजन का सिक्रेशन करती हैं। कौन सा एंजाइम? पेप्सिनोजन एंजाइम। याद है ना ये वर्ड? तो पेप्सिनोजन तो सुना हुआ होगा। पेप्सिन एंजाइम होता है ना, वो एंजाइम यही सेल्स सीक्रेट करती है। कौन सी सेल्स? जाइमोजेनिक सेल्स। ठीक है ना, तो इसकी लॉन्गिट्यूडिनल सेल्स के बीच में जाइमोजेनिक सेल्स भी पाई जाती हैं जो पेप्सिनोजन एंजाइम सीक्रेट करती हैं, जो पेप्सिनोजन एंजाइम सीक्रेट करती है। जो पेप्सिनोजन एंजाइम सीक्रेट करती है। सेल्स का नाम याद रखना, जाइमोजेनिक सेल्स हैं। ठीक है, आल्सो नोन एज चीफ सेल्स, इन्हें चीफ सेल्स भी कहा जाता है। सेकंड है अपना
ऑक्सिनेटिक सेल्स। सेकंड जो सेल्स है विच आर कॉल्ड ऑक्सिनेटिक सेल्स। ठीक है, जो सेकंड वाली है वो कहलाती है हमारी कौन सी, ऑक्सिनेटिक सेल्स, आल्सो नोन एज पेराइटल सेल्स। इन्हें क्या बोलते हैं अपन, पेराइटल सेल्स भी कहते हैं, आल्सो नोन एज पेराइटल सेल्स विच सीक्रेट्स HCl। जो क्या करती है, HCl का सिक्रेशन करती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सिक्रेशन करती है। तो जो स्टमक है आपका, स्टमक में जो HCl लगातार सिक्रेट होता रहता है वो इन्हीं सेल्स की वजह से होता है। नाम याद रखना, पेराइटल सेल्स या ऑक्सिनेटिक सेल्स भी कहते हैं। ये क्लस्टर्स में पाई जाती हैं, ठीक है, ये कॉन्ट्रेक्शन भी करती है। साथ ही साथ ये विटामिन जो B12 खाते हैं ना फूड का, उसका एब्जॉर्प्शन करने में भी हेल्प करती है। विटामिन B12 जो आप यूज करते हो उसको भी एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती हैं, ठीक है। तो दो तरह की ग्लैंड्स पढ़ चुके हैं, देखो दो ही इंपॉर्टेंट है अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो आप पढ़े तो जाइमोजेनिक सेल्स और ऑक्सिनेटिक सेल्स जो है वो दो ही बहुत है हमारे लिए। पेप्सिनोजन एंजाइम सीक्रेट करती है, एक पेराइटल सेल्स है वो HCl का सीक्रेशन करती है। यहां तक भी पढ़ लो तो भी बहुत है। मैं दो इसके अलावा और बता रहा हूं, ठीक है ना, दो इसके अलावा और बता रहा हूं अपने को। जो तीसरी है विच आर कॉल्ड म्यूकस सेल्स, म्यूकस सेल्स, ठीक है। ये क्या सीक्रेट करती है, म्यूकस सीक्रेट करती है। ये क्या करती है, म्यूकस सीक्रेट करती हैं, जो स्टमक की प्रोटेक्शन का काम करेगा। भाई ये डाइजेशन का काम करेगा, ये डाइजेशन के लिए एटमॉस्फेयर बना के देगा, और ये स्टमक खुद ना डाइजेस्ट हो जाए इसलिए म्यूकस लगातार सीक्रेट करती रहती है। म्यूकस क्या करती रहती है, लगातार सीक्रेट करती रहती है, ठीक है। इसके अलावा जी सेल्स पाई जाती हैं। फोर्थ है जी सेल्स, ये पाइलोरिक रीजन में पाई जाती हैं और गैस्ट्रिक एंजाइम्स का सीक्रेशन करती हैं। ये पाइलोरिक रीजन में पाई जाती हैं और गैस्ट्रिक एंजाइम का सीक्रेशन करती रहती हैं। लगातार एंजाइम क्या करती रहती हैं, सीक्रेट करती हैं। यही है वो हार्मोन, ठीक है, कौन सा, गैस्ट्रिक, जिसकी वजह से कॉन्ट्रेक्शन मिलते हैं। लगातार स्टमक को क्या मिलते रहते हैं, ग्लैंड्स होती है ना, उनको कॉन्ट्रेक्शन मिलते रहते हैं ताकि वो क्या करते रहे, लगातार सीक्रेशन करती रहे। यहां तक किसी को कोई समस्या है तो पूछ सकता है, किसी भी बालक बालिका को कोई भी समस्या आ रही हो तो यहां तक के पूछ सकता है, और नहीं है समस्या तो फटाफट उतार लो, फिर मैं क्वेश्चन पूछता हूं। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। मेरी तरफ से स्टमक का पार्ट कंप्लीट हो गया। क्या नहीं आया, नहीं आती समझ में बेटा, कौन सी वाली चीज समझ में नहीं आई? अरे गुड़िया, गुड़िया अंदर गई है? अरे वो खराब मत करिए, वो लास्ट है उसमें बोर्ड के बट्टे तो गिर जाएगा, ऐसे यूज लगा हुआ है, ठीक है ना गुड़िया, तेरे को बोल रहा हूँ। ये वो वाला बोर्ड नहीं है, बड़े वाला लगाया है। मेरे स्क्रीन
शॉट विशाल। ओके चलो एक बार मैं दोबारा स्टमक को पूरे को डिटेल में समझा देता हूं। देखो अपन ने स्टमक पढ़ना स्टार्ट किया था। स्टमक एक मस्कुलर ऑर्गन था जो इंग्लिश के अल्फाबेट जी शेप की तरह होता है, हमारे एब्डोमेन कैविटी में पाया जाता है, जिसके 3 पार्ट पड़े थे, फंडस पार्ट, कार्डिक पार्ट और पायरोलिक पार्ट, जिसमें 2 तरह के स्पिंचर भी लगे हुए थे, पायरोलिक स्पिंचर और इसोफेरेंजियल स्पिंचर या आल्सो नोन एज कार्डिक स्पिंचर। फिर मैंने क्या कहा कि मैं इसकी एक टीएफ काट लेते हैं, अपन इसकी डाइसेक्शन करके देखते हैं इसकी लेयर कैसी पाई जाती है। तो ये अपन ने इसकी लेयर ड्रॉ कर ली यहां से यहां तक की। इट इज द टीएफ ऑफ स्टमक, ठीक है। ट्रांसवर्स सेक्शन है हमारा किसका, ह्यूमन स्टमक का। इसमें हमने देखा कि 4 तरह की लेयर पाई जाती हैं। पहली लेयर सेरोसा लेयर, दूसरी मस्कुलर, तीसरी सबम्यूकोसा और चौथी म्यूकोसा लेयर। आपकी बुक में तो बस इतने नाम देकर के काम चला दिया होगा, मैंने फिर भी डिटेल में समझाया। देखो सेरोसा लेयर है, आउटर मोस्ट लेयर होती है, ठीक है। सिर्फ पेरिटोनियम लेयर है, मतलब प्रोटेक्शन का ही काम करती है, आउटर बॉडी बनाती है स्टमक की। बाहर की तरफ की बात कर रहे हैं, इधर इधर वाली साइड की, ठीक है। तो बाहर से देखोगे तो अपने को कौन सी लेयर दिखाई देगी, सेरोसा लेयर दिखाई देगी, ठीक है। इसके बाद में जो लेयर आती है विच इज कॉल्ड मस्कुलर लेयर। इसके 3 पार्ट है। पहली लॉन्गिट्यूडिनल मस्कुलर लेयर है, लंबी लंबी शेल्स होंगी। दूसरी सर्कुलर होंगी, राउंड। और तीसरी है ऑब्लिक्यू लेयर, आड़ी तिरछी लगी हुई लेयर होती है, ठीक है। आड़ी तिरछी सेल्स लगी हुई हैं, इसीलिए इसका नाम पड़ गया ऑब्लिक्यू। विदाउट अरेंजमेंट इज नोन एज ऑब्लिक्यू अरेंजमेंट, ठीक है ना। 3 तरह के अरेंजमेंट है, लॉन्गिट्यूडिनल, सर्कुलर और ऑब्लिक्यू। थर्ड वन एंड द लास्ट वन, थर्ड वन है सबम्यूकोसा लेयर। ये वाली जो लेयर अपन ने बनाई है, ये लेयर जो ड्रॉ की है, इट इज कॉल्ड सबम्यूकोसा लेयर। क्या कहलाती है, इसका नाम सबम्यूकोसा लेयर है। सबम्यूकोसा लेयर का देखो फायदा क्या है। सबम्यूकोसा लेयर में ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं और नर्व सेल्स भी पाई जाती हैं। सबम्यूकोसा लेयर में क्या पाई जाती हैं, ब्लड वेसल्स भी पाई जाती हैं और नर्व सेल्स भी पाई जाती हैं। ये दोनों ही इस लेयर को क्या करती है, इस स्टमक की जो वॉल है उसको नरिश करने का काम करती है, न्यूट्रिशन देने का काम करती है, ऑक्सीजन ला करके देती हैं, CO2 जो बनती है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज से उसे वापस भी लेके जाती हैं, एक्सक्रीशन का काम करती हैं। इसके लिए क्या करती हैं, एक्सक्रीशन का काम भी करती है। एंड द लास्ट लेयर विच इज नोन एज म्यूकोसा लेयर, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर ऑफ स्टमक वॉल, जो सबसे ज्यादा जरूरी है स्टमक वॉल की, आपको याद भी होनी चाहिए। ये 12th में भी है अपने, ठीक है ना, ये आपके बहुत आगे वाले एग्जाम्स में भी आने वाली है। तो इसमें 4 लेयर हैं अलग अलग टाइप की। फर्स्ट लेयर है उसे बोलते हैं जाइमोजेनिक सेल्स, ठीक है। जो फर्स्ट लेयर की जो इसके अंदर जो डिफरेंट 4 तरह की सेल्स पाई जाती हैं, वो फर्स्ट वन है जाइमोजेनिक सेल्स, आल्सो नोन एज चीफ सेल्स। तो ये सेल्स क्या करती हैं, पेप्सिनोजन एंजाइम का सिक्रेशन करती है। कौन से का, पेप्सिनोजन एंजाइम का सिक्रेशन करती हैं, ठीक है, जो फूड को डाइजेस्ट होने में हेल्प करता है। सेकंड, ऑक्सीनेटिक सेल्स, आल्सो नोन एज पेराइटल सेल्स। ये चीफ सेल्स कहलाती हैं, ये पेराइटल सेल्स कहलाती हैं। ये HCl सीक्रेट करती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, विच प्रोवाइड एटमोस्फियर टू फूड टू डाइजेस्ट, ठीक है। वो एटमोस्फियर प्रोवाइड करते हैं एसिडिक नेचर का, हाईली एसिडिक नेचर प्रोवाइड कर देता है ताकि खाना इजीली डाइजेस्ट हो जाए। और इट आल्सो हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12, और ये विटामिन जो B12 आप खाते हो उसके एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करती है। थर्ड लेयर विच इज कॉल्ड म्यूकस सेल, ठीक है, या जो इसके अंदर जो सेल्स पाई जाती हैं, ये वाली जो लेयर दिख रही है अपने अंदर इसके बीच बीच में यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे म्यूकस सेल्स पाई जाती है। म्यूकस का काम क्या करता है, म्यूकस सीक्रेट करना होता है। भाई आपने HCl तो सीक्रेट कर लिया, लेकिन सोचो स्टमक के अंदर बहुत ज्यादा एसिड हो, स्टमक के अंदर pH चल रही हो 2 से 3, भाई स्टमक की वॉल के अंदर pH का जो लेवल है वो 2 से 3 है, तो स्टमक कैसे बचेगा। हाँ, इतनी pH पे तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है ह्यूमन बॉडी का रह पाना। अगर एक बूंद HCl की यहाँ पे डाली जाए, हाथ पे डाली जाए, तो वो तुरंत नीचे निकल जाएगी, छेद करके तुरंत नीचे निकल जाएगी। इतना हाईली एसिडिक नेचर होता है हमारे स्टमक के अंदर, ठीक है। तो खुद सोचो इतने एसिडिक नेचर को ये स्टमक कैसे बियर करेगा, कैसे सहन करेगा। इससे बचने के लिए इसके अंदर लगातार इसकी वॉल्स के पास में यहाँ पे म्यूकस सीक्रेट होता रहता है। लगातार क्या सीक्रेट होता रहता है, म्यूकस सीक्रेट होता रहता है। ये म्यूकस क्या करता है, इसकी प्रोटेक्शन करने का काम करता है कि भाई HCl आएगा तो कोई बात नहीं, आ जाने दो, लेकिन डाइजेस्ट नहीं होने देंगे।
लेकिन स्टमक को क्या नहीं होने देंगे, डाइजेस्ट नहीं होने देंगे। अब फिर आते हैं अपन चौथे तरह की सेल्स में, विच आर कॉल्ड जी सेल्स। जी सेल्स गैस्ट्रिक हार्मोन सिक्रेट करवाता है, जिसकी वजह से जो ये मसल, जो सेल्स, जो ग्लैंड्स पाई जाती हैं, उनको क्या मिलता है, सिक्रेशन मिलता है। वो सिक्रेशन करती है, वॉल्स पे क्या करती है, कॉन्ट्रेक्शन पैदा करवा देती है, जिसकी वजह से सिक्रेशन हो जाते हैं। अब बताओ, ये अब तो उतार लिया, अब समझ में आया नियति, सुमित और नियति? हाँ बिल्कुल, कभी कभी क्यों, हमेशा ही आएगा। खाना जो अपन ने खाया है उसके अंदर आपके HCl तो मिल ही गया होगा ना, और HCl अगर मिल गया है उसमें साथ में, तो नॉर्मल सी बात है फूड के साथ बाहर भी आएगा। भाई HCl तो मिल ही गया होगा, और HCl मिल गया है तो फूड के साथ लगातार बाहर भी आएगा ही आएगा। लेकिन हमारा इसोफेगस है वो भी लगातार क्या रहता है, वेट रहता है, और तब तक उसमें क्या रहता है, इतना म्यूकस मिल जाता है कि जो एसिड है वो हाईली एसिड ना होकर के डाइल्यूट एसिड हो जाता है। ठीक है, तो जब आप वोमिटिंग करते हो तो एसिड जरूर आया होगा बाहर, लेकिन डाइल्यूटेड कंडीशन में, लेकिन उसका पीएच कम ही मिलेगा, पीएच उसका क्या होगा, कम ही होगा। हाँ भाई सुमित, क्या पूछना चाह रहा, माउथ? हाँ, नहीं, न्यूट्रलाइज नहीं कर सकती, म्यूकस न्यूट्रलाइज नहीं करता, डाइल्यूट कर देता है। भाई एक तो कॉन्सेंट्रेटेड कंडीशन में हो, एक तो कॉन्सेंट्रेटेड कंडीशन में हो और एक डाइल्यूटेड कंडीशन में हो, दो अलग अलग मैटर हैं। कॉन्सेंट्रेटेड चीज हमेशा नुकसान पहुंचाएगी, डाइल्यूटेड चीज का मतलब है पानी मिला देना। ठीक है भाई, एक तो जैसे अपन जलेबी की चाशनी देखते हैं ना, बहुत गाढ़ी गाढ़ी होती है, और उसमें पानी मिला दो, नींबू पानी वाला भी तो मिठाई होता है ना, तो कॉन्सेंट्रेशन शुगर की किसमें ज्यादा है, जलेबी की चाशनी वाले। तो यहाँ पे ये कंडीशन चेंज हो जाती है कि इसमें जैसे ही म्यूकस मिलेगा तो ये न्यूट्रलाइज हो जाए, न्यूट्रलाइज नहीं होगा, डाइल्यूट हो जाएगा, पतला हो जाएगा बहुत ज्यादा, फिर वो नुकसान नहीं पहुंचाता है, बहुत ज्यादा पतला होने से नुकसान नहीं पहुंचाता है। जो अपनी केमिस्ट्री के लैब में अपन यूज करते हैं HCl, ठीक है, लूज कंडीशन में, एक तो बोतल से आता है, जो आता है वो कॉन्सेंट्रेटेड आता है, लेकिन बाद में लैब में उसमें क्या कर दिया जाता है, पानी मिला दिया जाता है, ताकि उसका असर जो है वो कम हो जाए। आया नहीं आती समझ में? ओके, चलो फिर अगली जो ऑर्गन है वो है हमारा अब इंटेस्टाइन, उसके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन आज की क्लास का टाइम हो गया है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ठीक है, गुड बाय, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। पढ़ के आना थोड़ा, ये है ना, ये याद करके आना, चारों लेयर काम फंक्शन वगैरह मैं पूछूंगा आपसे।